हेलो मेरे प्यारे साथियों। आप लोगों का हमारे इस चैनल सिल्वर सक्सेस पर एक बार फिर से स्वागत है। वर्ल्ड हिस्ट्री के इस सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग एडोल्फ हिटलर की बात करने वाले हैं। एडोल्फ हिटलर इतिहास का एक ऐसा नाम जिसने तानाशाह शब्द को एक नई पहचान दी। यह इतिहास का एक शक्तिशाली और निर्दयी नेता था जिसने जर्मनी को अपने इशारों पर, अपनी उंगलियों पर 1933 से 1945 के मध्य खुलकर नचवाया। आज हम लोग उसी इतिहास के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध तानाशाह एडोल्फ हिटलर के बारे में जानेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के वॉन नामक स्थान पर 20 अप्रैल 1889 को हुआ। उसकी प्रारंभिक शिक्षा लिंज नामक स्थान पर हुई। पिता की मृत्यु के पश्चात 17 वर्ष की अवस्था में वे वियना चले गए। वो कला के प्रेमी हुआ करते थे। कला विद्यालय में एडमिशन लेने में वे असफल रहे। असफलता के बाद वे पोस्टकार्डों पर चित्र बनाकर अपना जीवन निर्वाह करने लगे। जब प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो वे सेना में भर्ती हो गए और फ्रांस में कई लड़ाइयों में उन्होंने भाग लिया। 1918 ईस्वी में युद्ध में घायल अवस्था में वे अस्पताल में रहे। जर्मनी की पराजय का उनको बहुत दुख पहुंचा। स्वस्थ होने के बाद 1918 ईस्वी में उन्होंने नाजी दल की स्थापना की। इसके सदस्यों में यहूदी विरोधी नाजी राष्ट्रवाद कूट कूट कर भरा था। इस दल ने यहूदियों को प्रथम विश्व युद्ध की हार के लिए दोषी ठहराया। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण जब नाजी दल के नेता हिटलर ने अपने नफरत भरे भाषणों में उसे ठीक करने का आश्वासन दिया तो अनेक जर्मन नाजी इस दल के सदस्य हो गए। वे हिटलर से बहुत हद तक प्रभावित थे। हिटलर ने भूमि सुधार करने, वर्साय की संधि को समाप्त करने और एक विशाल नाजी जर्मन साम्राज्य की स्थापना का लक्ष्य जनता के सामने रखा, जिससे जर्मन लोग सुख से रह सकें। इस प्रकार 1922 ईस्वी में हिटलर एक प्रभावशाली व्यक्ति हो गए। समाचार पत्रों के द्वारा हिटलर ने अपने दल के सिद्धांतों का प्रचार जनता के मध्य किया। भूरे रंग की पोशाक पहने सैनिकों की टुकड़ी तैयार की गई। 1923 ईस्वी में हिटलर ने जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया। लेकिन इसमें इस बार वे असफल रहे और जेल खाने में डाल दिए गए, अर्थात इनको सजा दी गई। उसी जेल की सजा के दरमियान उन्होंने अपनी पुस्तक मीन कैंप अर्थात मेरा संघर्ष नामक पुस्तक लिखी, जो वास्तव में उनकी आत्मकथा थी, ऑटोबायोग्राफी। इसमें नाजी दल के सिद्धांतों की विवेचना उन्होंने एक बेहतरीन ढंग से की है। उन्होंने लिखा है कि जर्मनी जाति सभी जातियों से श्रेष्ठ है। उन्हें विश्व का नेतृत्व करने का अधिकार है और उन्हें करना भी चाहिए। यहूदी सदा से संस्कृति में रोड़े का काम करते आए हैं। जर्मन लोगों को अब साम्राज्य विस्तार का पूर्ण अधिकार है और इस अधिकार का उनको प्रयोग करना चाहिए। फ्रांस और रूस से लड़कर उन्होंने जीवित रहने के लिए भूमि प्राप्त करने का निर्देश दिया। 1930 से 32 के मध्य जर्मनी में बेरोजगारी अपनी चरम अवस्था पर थी। उसके पश्चात नाजी दल के सदस्यों की संख्या भी 230 हो गई थी। 1932 के चुनाव में हिटलर को राष्ट्रपति के चुनाव में सफलता नहीं मिली और इधर जर्मनी की आर्थिक दशा और भी बिगड़ती चली गई। साथ ही साथ विजय देशों ने उसे सैनिक शक्ति बढ़ाने की अनुमति दी।
1933 में चांसलर बनते ही हिटलर ने जर्मन संसद को भंग कर दिया और कम्युनिस्ट दल को गैर कानूनी घोषित कर दिया। इसके साथ उन्होंने राष्ट्र को नाजी बनने के लिए ललकारा। हिटलर ने डॉक्टर जोसेफ गोएबल्स को अपना प्रचार मंत्री नियुक्त किया। नाजी दल के विरोधी व्यक्तियों को सजा दी गई, उनको जेल खानों में डाल दिया गया। कार्यकारिणी और कानून बनाने की सारी शक्तियां हिटलर ने अपने हाथों में ले ली थीं। 1934 ईस्वी में उन्होंने अपने आप को सर्वोच्च न्यायाधीश घोषित कर दिया। उसी वर्ष हिंडनबर्ग की मृत्यु के पश्चात वे राष्ट्रपति भी बने। यहीं से उनकी तानाशाही नीति की कहीं न कहीं शुरुआत हुई। नाजी दल का आतंक जनजीवन के प्रत्येक क्षेत्र में छा गया। 1933 से 1938 तक लाखों यहूदियों की हत्या कर दी गई। नवयुवकों में राष्ट्रपति के आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करने की भावना भर दी गई और जर्मन जाति का भाग्य सुधारने के लिए सारी शक्तियां हिटलर ने अपने हाथों में ले ली। हिटलर ने 1933 ईस्वी में राष्ट्र संघ को छोड़ दिया और भावी युद्ध को ध्यान में रखते हुए जर्मनी की सैन्य शक्ति बढ़ाना आरंभ कर दिया। प्रायः सारी जर्मन जाति को सैनिक प्रशिक्षण दिया गया। 1934 में जर्मनी और पोलैंड के बीच एक दूसरे पर आक्रमण न करने की संधि हुई। उसी वर्ष ऑस्ट्रिया के नाजी दल ने वहां के चांसलर डॉल्फस का वध कर दिया। जर्मनी की इस आक्रामक नीति से डरकर रूस, फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया, इटली आदि देशों ने अपनी सुरक्षा के लिए पारस्परिक संधियां करनी आरंभ कर दी। उधर हिटलर ने ब्रिटेन के साथ संधि करके अपनी जल सेना ब्रिटेन की जल सेना का 35% रखने का वचन दिया। इस संधि का मुख्य उद्देश्य भावी युद्ध में ब्रिटेन को तटस्थ रखना था, किंतु 1935 में ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ने हिटलर की शस्त्रीकरण नीति की निंदा की और अगले वर्ष हिटलर ने वर्साय की संधि को भंग करके अपनी सेना को फ्रांस के पूर्व में राइन नदी के प्रदेश पर अधिकार करने के लिए भेज दिया। 1937 में जर्मनी ने इटली से संधि की और उसी वर्ष ऑस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया। हिटलर ने फिर चेकोस्लोवाकिया के उन प्रदेशों को लेने की जद्दोजहद आरंभ की जिनके अधिकांश निवासी जर्मन थे। खैर, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ने हिटलर को संतुष्ट करने के लिए म्यूनिख के समझौते से चेकोस्लोवाकिया को इन प्रदेशों को हिटलर को देने के लिए विवश कर दिया। 1939 में 1939 हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के शेष भाग पर भी अधिकार कर लिया। फिर हिटलर ने रूस से संधि करके पोलैंड का पूर्वी भाग उसे दे दिया और पोलैंड के पश्चिमी भाग पर उसकी सेनाओं ने अधिकार कर लिया। ब्रिटेन ने पोलैंड की रक्षा के लिए अपनी सेनाएं भेजी। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। कहीं न कहीं इतिहासकार मानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध को आरंभ करने के विभिन्न कारणों में एक कारण हिटलर की नीतियां भी थीं। खैर, फ्रांस की पराजय के पश्चात हिटलर ने मुसोलिनी से संधि करके रूम सागर पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का विचार किया। इसके पश्चात जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया। इस आक्रमण को हिटलर के पतन का एक प्रमुख कारण माना जाता है, क्योंकि इस आक्रमण के बाद हिटलर की सामरिक स्थितियां बिगड़ने लगी, सैन्य शक्ति कमजोर होने लगी।
हिटलर के सैनिक अधिकारी ही उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। जब रूसियों ने बर्लिन पर आक्रमण किया तो हिटलर ने अंततोगत्वा 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली। जिस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि अंततोगत्वा लोगों को उससे और उसे लोगों से मुक्ति मिली, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी यह वाक्य चरितार्थ होता है कि अंततोगत्वा जर्मनी को हिटलर से और हिटलर को जर्मनी से 1945 में मुक्ति मिल गई। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले अध्याय में हम फिर से कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम लोग फिर से कुछ नया लेकर आएंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।